राष्ट्रपति ने आडवाणी को घर जाकर भारत रत्न दिया। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़ मौजूद रहे। कल 4 शख्सियतों को किया था सम्मानित। मेरठ से पीएम मोदी ने किया चुनावी प्रचार का आगाज। सीएम योगी और जयंत चौधरी भी रहे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली। केजरीवाल की पत्नी बोली, आपके सीएम शेर हैं। मंच से अरविंद का संदेश पढ़ा। 6 गारंटियों का किया वादा। यूपी में नया गठबंधन ओवैसी ने पल्लवी से हाथ मिलाया। 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। 28 मार्च को पल्लवी पटेल ने एआईएमआईएम प्रमुख से की थी मुलाकात। कार खंभे से टकराई। एक परिवार के 4 लोगों की मौत। मुरादाबाद में ड्राइवर को झपकी आने से हादसा। टक्कर में स्कॉर्पियो की छत उड़ी। और कानपुर में धर्मांतरण का बड़ा सिंडिकेट। 45 किलोमीटर दूर चर्च ले जा रहे 50,000 शादी का झांसा दिया। की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की रैली हुई। ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ ये महारैली लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की ये पहली रैली है। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना पहुंची। रैली को सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। उद्धव ने कहा कि कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल हमारी बहन है। जब इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारी बहनें लड़ रही हैं तो हमारे जैसे भाई पीछे कैसे रह सकते हैं। मैं भाजपा को चुनौती देता हूं कि आप अपने बैनर पर लगा दो कि भाजपा के साथ जो पार्टी है वो ईडी, सीबीआई और आईटी है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया है। क्या उन्होंने ठीक किया है? आपके केजरीवाल को ज्यादा दिन तक ये जेल में नहीं रख पाएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आबकारी नीति भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली हुई है। अरविंद केजरीवाल को फ्रीडम फाइटर बताया गया है। इस रैली में मंच से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने अरविंद केजरीवाल के पत्र को पढ़कर बीजेपी पर हमला बोला। क्या कुछ कहा सुनीता ने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जन्म में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। मंजूर है? हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी। होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे।
दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने संबोधन किया और इंडिया की तरफ से 6 गारंटियों को गिनाया। क्या हैं वो गारंटियां, आपको दिखाते हैं। पहली गारंटी, पूरे देश में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। इंडिया गठबंधन की तरफ से 6 गारंटियों में ये पहली गारंटी थी। दूसरी गारंटी, पूरे देश में गरीबों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी, ये दूसरी गारंटी थी इंडिया गठबंधन की तरफ से। तीसरी गारंटी है, हर गांव मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे। और चौथी गारंटी है, हर गांव मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक भी खोले जाएंगे, ये चौथी गारंटी थी। कुल 6 गारंटियां दी गई हैं। पांचवी गारंटी है, स्वामीनाथन आयोग के तहत फसल के सही दाम दिलाए जाएंगे। और ये छठवीं गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अरविंद केजरीवाल का जेल से ये संदेश, जिसको उनकी जनता के सामने रखा, रैली में आए लोगों के सामने रखा। और ये संदेश इंडिया गठबंधन का संदेश है, ऐसा भी बताया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया की रामलीला मैदान में बड़ी रैली हुई। महागठबंधन की महारैली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज जो सत्ता में है वो अपने आप को राम भक्त कहते हैं। सियासी मंच से कांग्रेस के बड़े नेता और यूपी के पूर्व सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। या तानाशाही आपको तय करना होता। आप डेमोक्रेसी चाहते हैं ना? अरे लोकतंत्र चाहते हैं या नहीं? जो लोकतंत्र चाहते हैं वो हाथ उठाइए दोनों, और जो तानाशाही का समर्थन करते हैं उनको इस देश से निकाल के फेंकना पड़ेगा। ये वक्त नहीं, एक मुकदमा है, या तो गवाही दो या गूंगे हो जाओ, या गवाही दे दो या गूंगे हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए। ये उनका कहना है, या हमारे पास आओ गवाही दो या नहीं तो गूंगे हो जाओ। इसीलिए आज केजरीवाल जी को, आज हेमंत सोरेन जी को अंदर डाल दिया। क्या ऐसा गुनाह था भाई? आप बाद में भी कर सकते थे, उनको बुला के पूछताछ करने के बाद में सजा देते। इलेक्शन के वक्त नोटिफिकेशन हो रहा है, आप उनके ऊपर केस करके अंदर डालते हो। और हेमंत को भी उसी वक्त उसके ऊपर उनका यही कसूर था कि वो गठबंधन के साथ। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, 2 नेताओं को, 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले 2 चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए, और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। आज जो सत्ता में है वे अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं। इसीलिए यहां बैठे हुए मेरे मन में ये बात आई कि उनको इस संदर्भ में कुछ कहना चाहिए।
मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मुझे लगता है कि वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। ये लोग जो नारा देते हैं 400 पार, ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली में उद्धव ठाकरे, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, बिहार से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार और ईडी सीबीआई पर तीखा हमला बोला। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ने ईडी, सीबीआई और आईटी को लेकर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को जमकर घेरा। क्या कुछ कहा गठबंधन के इन नेताओं ने, आपको सुनाते हैं। हम सबको पता है कोई चुनावी रैली नहीं है। अपनी दो बहनें हिम्मत से लड़ रही है। अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा? और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी है, सुनीता जी है, आप चिंता मत करो। सिर्फ हमें नहीं, पूरा अपना देश, हिंदुस्तान आपके साथ में है। मैं कोई स्पीच नहीं देने वाला हूं। मैं बहुत जूनियर हूं, बहुत ही सीनियर लोग बैठे हैं, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि लोकतंत्र खतरे में है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। समझते क्या है ये? अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, इसके घर ईडी भेज दो, इसके घर इसकी एमपीशिप कैंसिल कर दो, इसका घर छीन लो। अरे मालिक तुम हो, इन घरों के मालिक तुम हो। इन घरों की मालिक 140 करोड़ जनता है। कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किसको पहुंचाना है। ये गलत फहमी में है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। तो आप बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं, ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देते हैं, ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया।
ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं। हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है। आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान चढ़ाया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस राय के खिलाफ हमने आवाज उठानी है, इस राय के खिलाफ आपने वोट देना है। आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ, जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उनपे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के, बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है। भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं, उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा, जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। तो देश के बाद में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने लोकसभा संचालक कमेटी की बैठक को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। लोकसभा संचालन कमेटी की बैठक लेने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जांजगीर पहुंचे और बीजेपी कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने शिरकत की। विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को स्थानीय होने का भी दावा करते हुए कमल के निशान पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों का विरोध और उनके अंदर पार्टी के अंदर अंतर कलह होने का भी दावा किया। दो दिवसीय प्रवास है और आने वाले समय में अनेक दिवसीय प्रवास होगा। हम लोग यहीं रहेंगे, चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी को जनता देश का प्रधानमंत्री पुनः चुनना चाहती है और इसलिए हम सब मिलकर के जनता के पास एक बार वोट मांगने के लिए जाना है। उसी कार्य योजना में हम लोग लगेंगे। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर के भी असमंजस की स्थिति बन रही है। आखिर कौन है, सवाल उठ रहा है। कोरबा में भी वही सवाल है, जांजगीर में भी। किस तरह के कौन है आखिर प्रत्याशी, ये जानना चाहते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता भी पूछ रहे हैं आखिर ये कौन है। नहीं, मतलब जांजगीर में क्या विषय है? जांजगीर में हमारे प्रत्याशी, उनको थोड़ी अस्पष्टता है अपनी तरफ से। अब रुक करते हैं अगली रिपोर्ट का। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का रंग चटक होता जा रहा है। सरगुजा सीट पर रोचक मुकाबले का सीन बन चुका है। बीजेपी को यहां बादशाहत बरकरार रखने की आस है, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार शशि सिंह बीजेपी को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट पर 2004 से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में इस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आने वाली सभी 8 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक चिंतामणि महाराज को सरगुजा सीट से उम्मीदवार बनाया है। चिंतामणि ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि वोटरों ने केंद्र में बीजेपी को सत्ता में वापस लाने का मन बना लिया है। उसमें देखा जाता है कि किसको हम वोट डालेंगे जो जीतेगा और हमारा दुख सुख में साथी बन के रहेगा। इसको जनता देखती है और उसको समझ में आ गया है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को देना है। हम अपना मत किसी दूसरे को दे करके अपना मत बेकार नहीं करेंगे। इस चीज़ का लोगों को ज्ञान है। हालांकि अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए रिजर्व इस सीट पर कांग्रेस के खराब ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद राजनीतिक विश्लेषक उसकी जीत की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज नहीं करते।
विश्लेषकों के मुताबिक सरगुजा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शशि सिंह को बीजेपी के अपने विरोधी उम्मीदवार के मुकाबले कई फायदे हैं। उनका मानना है कि निर्वाचन क्षेत्र के वोटरों में लगभग आधी तादाद महिलाओं की है, जिसका फायदा शशि सिंह को मिलेगा। इसके अलावा वे युवा हैं और इलाके में राजनीतिक असर रखने वाले गौंड समुदाय से आती हैं। सरगुजा जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें निश्चित रूप से गौंड जनजाति के जो मतदाता हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है और जाति के हिसाब से गौंड जनजाति नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर कंवर जनजाति है, तीसरे नंबर पर उरांव जनजाति है। तो ये तीनों जनजाति में अभी तक जो 1952 से अब तक का जो इतिहास देखे हैं तो कंवर और गौंड दो जनजाति के लोग ही चुनाव जीतते आ रहे हैं और उसमें गौंड जनजाति के जो प्रत्याशी जिस पार्टी ने बनाया वो लंबे समय तक चुने गए। शशि सिंह खुद गौंड जनजाति से होने के फायदे को नकारती नहीं है। हालांकि उनका कहना है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सभी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस पार्टी हर जाति का पार्टी है, किसी एक पार्टी का नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि गौंड समुदाय की बहुल्यता यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ हमेशा गौंड समुदाय के लोग जीतते हैं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। हम सरगुजा भी जीतेंगे। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव जाति या सांप्रदायिक आधार के बजाय विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। एयरपोर्ट है, रेलवे लाइन है, यातायात के सुगम साधन के अधोसंरचना बनाने होंगे, ये प्रमुख मुद्दा होगा। इसी के साथ ही साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के ऐसे तमाम अवसरों को देखना होगा और जो इसमें कामयाब होगा, जो अपनी घोषणा में या जिस पर विश्वास होगा, वैसे तो अभी 14 की 14 सीट भाजपा के झोली में है और संगठन भी सशक्त है, कांग्रेस की अपेक्षा काफ़ी सशक्त है। सरगुजा में 2024 के लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में यानी 7 मई को वोटिंग होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 9 पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस 2024 के आम चुनाव में अपने प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद कर रही है। वहीं बीजेपी की निगाहें इस बार क्लीन स्वीप पर टिक चुकी है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। डिंडोरी जिले के गड़ासरी में मुख्यमंत्री मोहन यादव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां पर उपस्थित कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी पार्टी जिंदाबाद के नारे और सभी सम्माननीयों का स्वागत किया गया। स्वागत के बाद सभी को संबोधित किया और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए डिंडोरी जिले के बारे में जमकर तारीफ भी की। इस दौरान 15 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों बीजेपी की सदस्यता ली। पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया। अगली खबर मंडला से है, जहां मंडला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भगवंत सिंह कुलस्ते के समर्थन में जनसभा को संबोधित एवं जनता से वोट मांगने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। मंडला वही हेलीपैड स्थित पर भाजपा जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड पर ही उनका जोरदार स्वागत किया। तो भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का तूफानी दौरा जारी है। लोकसभा प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट की अपील एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ और रोड शो के माध्यम से अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो डॉक्टर मोहन यादव का ये दौरा, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने वोट की अपील की। तो लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का ये तूफानी दौरा, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के गृह जनपद में लोकसभा चुनाव की लड़ाई रोचक होती जा रही है। आपको बता दें कि भरतपुर की चुनावी लड़ाई में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा जहां दांव पर लगी हुई है। रामस्वरूप कोली यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं, जिनकी कांग्रेस की युवा प्रत्याशी संजना जाटों से कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में विकास का जो मोमेंटम बना वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नायब सैनी रविवार को यमुनानगर में पार्टी प्रत्याशी बंटो कटारिया के समर्थन में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के अंदर 10 वर्षों में जनता के लिए अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को एक नई दिशा देने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। नई योजना बनाकर गरीब व्यक्ति को लाभ देने का काम किया है। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले नौकरी के लिए रिश्वत चला करती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाली 25 मई को लोकसभा सीटों पर विजय बनाना है। हम सब एकजुट होकर यहां से बंटो कटारिया को विजयी कर संसद में हमको भेजना है। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को भी आज उच्च पद पर बैठाया गया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, राज्यसभा मेंबर कृष्ण पंवार, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, अंबाला लोकसभा की उम्मीदवार बंटो कटारिया, जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा सहित बड़ी संख्या में नेता मौजूद रहे। घनश्याम अरोड़ा जी, प्रदेश के महामंत्री उपाध्यक्ष वेदपाल एडवोकेट जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष राजेश। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मनोहर लाल ने कहा कि हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। नायब सैनी भी विधायक का उपचुनाव जीतकर बाकी बचा समय पूरा करेंगे। हमारा लक्ष्य 400 सीट पार का है। हमने 9 की 9 विधानसभा में मीटिंग कर ली है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हमारा मकसद अच्छी सरकार लाने का है जो सबकी मदद करे। उन्होंने कहा कि अभी तो कोई मुकाबले में नहीं है क्योंकि कोई मैदान में आया ही नहीं है। जब आएगा तब पता चलेगा। अभी तो नेता इधर उधर झांक रहे हैं कौन मैदान में जाए और कौन न जाए। वहीं कांग्रेस के नेता और पिता पुत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है कि पिछली बार दोनों ने चुनाव लड़ा इसलिए हार गए। इस बार मनोहर लाल ने बोलते हुए कहा कि परिवारवाद के कारण भी हम इस बात का विरोध करेंगे।
युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, जो भी लोग ऐसे हैं, इन सब का मुख्य धारा में आकर के। आज जेजेपी के नेता ने यहाँ बीजेपी ज्वाइन की है और जेजेपी वाले कह रहे हैं हम 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ेंगे। दोनों बातें ठीक है। जेजेपी ये भी कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस हो गई है, बीजेपी कांग्रेस हो गई, न्यू कांग्रेस। ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस में भी जो अच्छे आदमी होते हैं, जहाँ उनको लगता है कि उस रास्ते पर जाने का वो देश का और अपना भला नहीं कर सकते हैं, उनको लगता है यहाँ आकर के कुछ हम अच्छा काम कर सकते हैं, तो कांग्रेस में सारे लोग खराब, ऐसा नहीं है। हमारे जो संस्थापक थे, प्रारंभिक संस्थापक, चाहे वो संघ के थे चाहे जनसंघ के थे, वो भी किसी न किसी और पार्टी में पहले थे और पार्टियों से आए। यहाँ आने के बाद जब उनको लगा ये विचार संस्कार कुछ अलग ही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भगवान राम की नगरी में भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वीआईपी और वीवीआईपी के दर्शन को लेकर प्रयास करते हैं, जिसमें तमाम बार ठगी के शिकार भी होते हैं। अब राम मंदिर ट्रस्ट ने एक बड़ी पहल करते हुए राम भक्तों के लिए शुरू की है, एक नई पहल शुरू की है, जिसमें निःशुल्क प्रतिदिन 600 विशिष्ट पास राम मंदिर ट्रस्ट जारी करेगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन से जुड़ी धोखाधड़ी से निपटने के लिए श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने खास पास पेश किए हैं। इनका इस्तेमाल खास लोग कर सकेंगे। सुगम दर्शन पास बनेगा 6 पालियों में, सुबह 7 से 9, 9 से 11, उसके बाद में 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 9। उसमें 20 ऑनलाइन बना के लिए रिजर्व है, ऑनलाइन लोग लेते हैं। बाकी जो बचा है उसमें 50 सुगम दर्शन पास है और 30 विशिष्ट दर्शन पास है, जो कि ट्रस्टियों के माध्यम से ही बनाया जाता है। ट्रस्ट ने बताया कि कई श्रद्धालुओं ने खास दर्शन के लिए ठगे जाने की शिकायत की थी। इस पर ट्रस्ट ने सोशल मीडिया के जरिए वीआईपी दर्शन के बारे में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की। ट्रस्ट ने कहा कि नई व्यवस्था प्रचलित वीआईपी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लागू की गई है। जहाँ पर लाखों लोग आ रहा है, वहाँ पर 200-400 पास बना देने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब लोगों को संतुष्टि है कि मैं वीआईपी जो कल्चर फैल गया है, तो कोई अगर चिट्ठी लेकर के मंत्रियों की आ रहा है, सांसदों की आ रहा है, अन्य प्रदेशों के लोग महत्वपूर्ण व्यक्तियों की पत्र लेके आते हैं, तो उनको ऑनर करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। मंदिर के खास दर्शन चाहने वाले श्रद्धालुओं को रोजाना 600 पास दिए जाएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पूरे देश में होली का त्योहार महज एक दिन ही मनाया जाता है, लेकिन कानपुर में पूरे 7 दिन होली खेली जाती है। अंग्रेजी हुकूमत इसका सबसे बड़ा कारण है। आपको बता दें कि बीते 82 वर्षों से कानपुर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शुरू हुई परंपरा आज भी निभाता चला आ रहा है कानपुर। देखिए ये रिपोर्ट। पूरे देश में होली का त्योहार महज एक दिन ही मनाया जाता है, लेकिन कानपुर में पूरे 7 दिन होली खेली जाती है। अंग्रेजी हुकूमत इसका सबसे बड़ा कारण है। बीते 42 सालों से कानपुर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शुरू हुई इस परंपरा को आज भी निभाता चला आ रहा है। रोहिणी नक्षत्र के मौके पर पूरे कानपुर में होली खेली गई और ऐतिहासिक रंगों के साथ एक दूसरे को जमकर बधाई दी गई। और हर साल की तरह इस बार भी गंगा मेला को देखते हुए कानपुर के सरसैया घाट में लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर दिल खोलकर प्यार भरे इस त्योहार की रंग गुलाल लगाकर बधाइयां दी। नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं के न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं कानपुर के ऐतिहासिक गंगा मेला सरसैया घाट में। आपको बता दें सबसे पहले किस तरीके से यहाँ पर लोग भारी संख्या में आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को मेला दिखाने के लिए। और ये जो मेला है कानपुर का ऐतिहासिक मेला है, क्योंकि कहा जाता है इस मेले के बारे में कि आज के दिन यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपने परिवार के साथ और इस कानपुर के गंगा मेला का लुत्फ उठाते हैं, क्योंकि कानपुर ही मात्र एक ऐसा शहर है
जहाँ पर इस गंगा मेला को मनाया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर कई साथी मौजूद हैं, हम एक एक कर बात करेंगे और जानेंगे इस ऐतिहासिक गंगा मेला के बारे में। भैया सबसे पहले हमारे के न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले ऐतिहासिक गंगा मेला के बारे में? पहले तो मैं भव्य एवं ऐतिहासिक गंगा मेला की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। विगत वर्षों की बात ही इस वर्ष भी धूमधाम से आप देख रहे हैं कि गंगा मेला जो केवल विश्व में एकमात्र कानपुर ऐसी जगह है जहाँ पर एक ऐतिहासिक मेला जो कहीं नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं सभी जितने भी यहाँ पर क्षेत्रीय लोग हैं, जितने भी सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक, धार्मिक, हर तरीके के लोग ये मेले में सब एक दूसरे से मिलते हैं। सारे जितनी भी आपस में कोई भी मतभेद नहीं होते हैं, सब लोग गले मिलते हैं, सब एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, अमीर लगाते हैं और गंगा मैया की पूजा करते हैं। कुल मिला के ये खुशियों का त्योहार है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देखिए ये लोगों का कहना है कि खुशियों का त्योहार है, हर्षोल्लास के साथ मनाया। हमारे साथ कई सीनियर सिटीजन और भी मौजूद है, हम इनसे भी जानकारी लेंगे इस ऐतिहासिक गंगा मेले के बारे में। बाबू सबसे पहले तो हमारे के न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक गंगा मेले के बारे में? मैं समस्त प्रदेशवासी, देशवासी और कानपुर नगर वासियों को इस गंगा मेला की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि सबके मन में जीवन उल्लास जैसे होली के दिन से आता है, वैसे ही इसके जरिए सबको जीवन में उल्लास होए, सबका जीवन आनंदमय हो। देखिए कहीं ना कहीं लोगों की एक राय है इस गंगा मेला को लेकर के, जो सबका जीवन है खुशियों के साथ बीते और हर वर्ष की तरह के लोग हर वर्ष के तरीके पिछले वर्षों में जो आते रहे और आने वाले वर्षों में जो आएंगे वो आते ही रहेंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ कानपुर का ही है। ये जो ऐतिहासिक गंगा मेला है सिर्फ कानपुर का है। विश्व में कानपुर ही मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर इस तरीके का गंगा मेला मनाया जाता है। हमारे साथ कई और साथी मौजूद हैं, हम एक एक कर इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इस ऐतिहासिक गंगा मेला के बारे में। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश मणि त्रिपाठी है। दुर्गेश जी क्या कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक गंगा मेला के बारे में, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि कानपुर मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर ये गंगा मेला मनाया जाता है। देखिए ये हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम था उसकी परिणति के तहत एक क्रांति लिखी गई थी, कानपुर से वो क्रांति लिखी गई थी। बहुत सारे शहीद, बहुत सारे जो देशभक्त थे उन्होंने बड़ा बलिदान दिया था, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गंगा मेला का एक कार्यक्रम किया जाता है और बहुत क्रांतिकारियों का देश है ये, आनंद का क्षण है आज का। यानी कि कहीं ना कहीं गंगा मेला की जो आस्था है क्रांतिकारियों से भी जुड़ी हुई है। हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, हम इनसे भी जानेंगे इस ऐतिहासिक गंगा मेला के बारे में। मैडम सबसे पहले हमारे के न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहिए इस ऐतिहासिक गंगा मेला के बारे में? भैया ये गंगा मेला ऐतिहासिक तो है ही और ये इकलौता ऐसा हमारी फंक्शन है जो हमारे ही केवल कानपुर में मनाया जाता है और बड़े विशाल सभी को गंगा मेला की ढेर सारी। देखिए कहीं ना कहीं जो लोगों का उत्साह वो तो साथ देखने को मिल रहा है और हमारे साथ युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, इस मेले में आने तो चूक नहीं रहे। हमारे साथ एक युवा साथी और मौजूद, हम इनसे भी जानते हैं आज इस ऐतिहासिक गंगा मेला के बारे में। भैया सबसे पहले हमारे के न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए गंगा मेला जो है वो कानपुर में मनाया जाता है, सबको पता है, लेकिन गंगा मेला मनाया जो जाता है वो युवाओं से मनाया जाता है। तो हटिया की जो टोली निकलती है युवाओं के रंग लेके, वो जब शहर के सभी युवाओं के साथ निकलती है और जब शहर के बुजुर्गों का आशीर्वाद जब मिलता है उनको, तो महोत्सव का जो रंग होता है वो और चढ़ जाता है। हमारे बिराना रोड में पूरी युवाओं की टोली जिस तरह से मतलब इस उत्सव को मनाती है, आनंद से मनाती है, वो आनंद के क्षण सिर्फ कानपुर वासियों को प्राप्त होता है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सब कानपुर की धरती पे पैदा हुआ और इस महोत्सव का आनंद ले सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो लोगों का उत्साह है वो साफ तरीके से देखने को मिल रहा है। इस त्योहार को लोग बहुत ही उत्साह से मना रहे हैं। कानपुर से सुरेश सविता, के न्यूज़ इंडिया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अपना दल कामेरावादी और AIMIM ने मिलकर PDM न्याय मोर्चा का गठन किया है। इस मोर्चे में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और राष्ट्र उदय पार्टी भी शामिल हैं। इस दौरान अपना दल कामेरावादी पार्टी के नेता MLA पल्लवी पटेल ने कहा कि हम सब ने मिलकर पिछड़ा दलित मुस्लिम न्याय मोर्चा का गठन किया है। जल्द ही हम लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे वंचित वर्ग वो PDM है। इस पर ना ही सरकार ध्यान देती है और ना ही विपक्ष इस पर रत्ती भर बात करता है। वहीं विपक्ष के लोग PDM को अपनी पार्टी में सुई की नोक भर जमीन नहीं देना चाहते हैं। वहीं MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज समय को देखते हुए हम इस मोर्चे की आवश्यकता को महसूस कर रहे थे, इसलिए हम सब ने निर्णय लिया कि PDM के हक के लिए लड़ेंगे। आगे जो भी हमारे साथ आना चाहता है तो उसका स्वागत है। आज इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें ऐसे बहुत से समाज हैं
सामाजिक समूह हैं, विशेष रूप से पिछड़े समाज की बहुत सी जातियां, दलित समाज और मुसलमान समाज, जिनको लगातार जिनका शोषण किया जा रहा है, जिनका दमन किया जा रहा है और जिनके सम्मान पे लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। आज हम आपके बीच में जितनी बातें हमारी बहन ने कही हैं, मैं उनकी तमाम बात के एक एक लफ्ज़ से मुत्तफ़िक़ हूँ और हम उनके साथ हैं। और जब हमारी पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो हमने कहा कि इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पीडीएम बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे एमआईएम पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पीडीएम का साथ देगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पीलीभीत में बीसलपुर में तैनात डिप्टी रेंजर अवनीश कुमार का पैसे लेते वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि डिप्टी रेंजर आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं। बीसलपुर में डिप्टी रेंजर का दोबारा से पद संभालने लगे हैं अवनीश कुमार। पहले भी रिश्वत के मामले में पूरनपुर में ट्रांसफर हुआ था, फिर से उन्हें बीसलपुर में वन विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ के चलते दोबारा से बीसलपुर का कार्यभार संभालने के लिए दे दिया गया। बताया जा रहा है कि डिप्टी रेंजर अवनीश कुमार एक व्यक्ति से रुपए की मांग कर रहे थे। युवक ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि डिप्टी रेंजर अवनीश कुमार दो पेड़ों के अवैध आपको बता दें 2 पेड़ों के अवैध कटान के लिए रुपए मांगते साफ दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देवबंद से, जहां बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत पर विपक्ष विधवा विलाप कर रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जबकि भाजपा शासन में प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी दीपांकर महाराज के आश्रम भी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने स्वामी दीपांकर से बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। साथ ही डिप्टी सीएम ने सिद्ध पीठ त्रिपुर मां वाला देवी के दर्शन भी किए। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यूपी में जीत रहा है और देश में 4 जून को 400 पार। फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को जनता ने यूपी के अंदर तो नकार ही दिया है, लेकिन कांग्रेस को देश में भी नकारने का काम जनता कर रही है। अभी मैं देख रहा था आज ही अरुणाचल प्रदेश में, जहां भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है, वहां हमारे अरुणाचल के मुख्यमंत्री सहित 10 विधायक निर्विरोध निर्वाचित हुए। यानी कांग्रेस जैसे एक्सपायरी दवा हो जाती है, वैसे एक्सपायरी राजनीतिक पार्टी हो गई है। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में धर्मांतरण का बड़ा सिंडिकेट पकड़ा गया है। आपको बता दें कि 2 बसों में 110 लोगों को कानपुर से 45 किलोमीटर दूर उन्नाव के एक चर्च में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने दोनों बसों से महिला पुरुषों का रेस्क्यू किया। धर्मांतरण सिंडिकेट के 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि हिंदू धर्म के लोगों को अच्छी सादी 50,000 रुपए का झांसा दिया गया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। चेकिंग में 2 बसें पकड़ी गई हैं। धर्मांतरण कराने वाले 2 लोग अरेस्ट भी हुए हैं। एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार ने बताया कि बजरंग दल ने शनिवार देर रात करीब 1 बजे सूचना दी कि नवाबगंज से 2 बसों से 110 से ज्यादा लोगों को धर्मांतरण के लिए ले जाया जा रहा है। उन्नाव की एक चर्च में धर्मांतरण होना है। पुलिस ने गंगा बैराज पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग शुरू कर दी। इन दोनों बसों को पुलिस ने चेकिंग में रोक लिया। बस में सवार लोगों से पूछताछ होने पर सामने आया कि इन्हें कानपुर के नवाबगंज अरमापुर कोहना से लाया गया है। उन्नाव की एक चर्च में ले जाया जा रहा है। देर रात उन्नाव की चर्च में धर्मांतरण समारोह का आयोजन किया गया।
उन्होंने बताया कि पुलिस इन बसों को दोबारा नवाबगंज थाने लेकर पहुंची। धर्मांतरण कराने वाले बस में सवार क्रिश्चियन समाज के विलियम्स और दीपक मॉरिस को गिरफ्तार कर लिया। विलियम्स आवास विकास कल्याणपुर में और दीपक विष्णुपुरी नवाबगंज में रहता है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। देखिए, घटनाक्रम थाना नवाबगंज क्षेत्र का है। कल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कानपुर नगर से कमज़ोर वर्ग के लोगों को यहाँ लेकर जाएंगे, 2 बसों में भरकर लेके जाएंगे और उनका धर्म परिवर्तन उन्नाव में किसी विशेष जगह पर कराने का उनका उद्देश्य है। पुलिस ने रात में चेकिंग लगाई और रात के लगभग 1 से 2 बजे के बीच में 2 बसें आईं, जिसमें पुलिस ने चेकिंग के दौरान पूछताछ के दौरान जब जानकारी की तो उसमें एक संजय वाल्मीकि व्यक्ति ने बताया कि ये हम लोगों को जो धर्म परिवर्तन करने के लिए ले जा रहे हैं और क्रिश्चियन बनाएंगे, जिसमें हमें इन्होंने लालच दिया है कि यदि वो क्रिश्चियन बनेंगे तो उनको 50,000 रुपये प्रति माह उन्हें सुविधा उपलब्ध कर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मुरादाबाद की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां जिला अध्यक्ष आदेश चौधरी ने उनके साथ हुई मारपीट का आरोप लगाया है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष व उनके बेटे पर यह आरोप लगाया, साथ ही उनकी सुनवाई न करने का भी आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने महिला के खिलाफ ही जिला सहकारी बैंक से धोखाधड़ी करके पैसे निकालने की शिकायत पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर लिया और महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को भी पुलिस जांच कर रही है। जाहिर सी बात है, जो मेरे साथ वारदात हुई है और मैंने जो सुना है देखा है, मुझे भी लगता है कि मेरा ही है। जो अंधेरे का एक वारदात मेरे साथ हुई है उसमें अभी वीडियो में भी ऐसा ही है और मेरे साथ रात वारदात हुई है, ये तो मैं स्वीकार करती हूँ और वो वीडियो भी लगभग उसी वारदात का है। मुझे नहीं पता, मेरे साथ अचानक से कुछ लोगों ने मारपीट करना शुरू किया और मुझे आभास था कि मुझे काफ़ी समय से धमकियां भी मिल रही थी और मेरा कोई जैसे पीछा भी करता है, इस तरह से मेरी रेकी टाइप सी भी हो रही थी। लेकिन मैं फिर भी ना मैं किसी का नाम लेती थी और ना मुझे किसी पे कोई ऐसा शक भी नहीं था, क्योंकि मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं था और मेरी पार्टी मुझे बड़ा सम्मान देती है। महिलाओं के लिए मुझे बड़ा अग्रसर रखते हैं सब और मुझे बहुत प्यार मिलता है सबसे। ऐसा पता नहीं किस व्यक्ति ने मेरे जलस में किया या मेरे किरदार को देख के किया या मेरे उससे जो मेरी सामाजिक गतिविधियां हैं उनसे ईर्ष्या हुई, मुझे नहीं पता किस। ये आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें एक महिला अपने को कुछ चोट बताते हुए कह रही हैं कि उनको किसी ने मारा है। इस संबंध में जब जानकारी की गई तो उनके विरुद्ध एक थाना सिविल लाइंस में एक अभियोग धोखाधड़ी से संबंधित IPC 477 में लिखा गया है, जिसमें वो अभियुक्त हैं और इन 2 पक्षों के बीच में कुछ समस्या लेन देन को लेकर थी, कुछ पैसा निकाला गया था, कुछ कोऑपरेटिव से संबंधित था, उसी के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मंदिर के अंदर मूर्तियों की तोड़फोड़ के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, इसकी सूचना जैसे ही पुलिस प्रशासन को लगी, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी महाराजगंज यदवेंद्र पाल ने गहनता से पड़ताल की और सारे तत्वों को जुटाया। वहीं तोड़फोड़ करने वाले युवक की तलाश में पुलिस जुट गई है। मंदिर में सुबह हमको 11:15 बजे सूचना मिलती है कि मूर्तियों की नाक टूटी है। जब मैं आई यहाँ मौके तो मैंने देखा तो सच में पार्वती जी की, दुर्गा जी की और विष्णु जी की नाक की टिप थोड़ी सी टूटी है। उसके अलावा मंदिर में कोई डैमेज नहीं, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना। क्या लगता है आपको किसने तोड़ी होगी? अब एकदम से तो इसके बारे में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये कोई चोरी की तो घटना है नहीं जो किसी की ऐसे व्यक्ति से इंटेंशन हो जाएगी। अब इतना बड़ा इंटेंशन की मूर्तियां डैमेज करने की कोशिश की गई, कौन रख सकता है? ये तो भविष्य के ही घर में है, भविष्य बताएगा क्या। अब इसमें जो भी है खरोच टाइप का है, उसको देखा जा रहा है और अगर कोई किसी ने किया, बदमाशी किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या लगता है किसके थ्रू किया गया होगा? कोई दूसरे टाइप का कोई निशान लग रहा है, बहरहाल इसके बारे में पता किया जा रहा है।
अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। भोजपुर पुलिस ने भारी मात्रा में असलाहा भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 बोर तमंचा, 4 315 बोर तमंचा, एक 12 बोर बंदूक पोनिया बरामद करते हुए फैक्ट्री का खुलासा किया। खुलासा करते हुए आरोपी अनीस को भी गिरफ्तार किया है। एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पीलीभीत के बिलसंडा क्षेत्र के ईट गांव से बमरोली मार्ग पर लोक निर्माण विभाग पीलीभीत द्वारा 2 माह पूर्व सड़क पर निर्माण कार्य कराया गया था और ईट गांव से बमरोली मार्ग पर वाहनों का संचालन लगातार बना हुआ है। ईट गांव से बमरोली हाईवे के पिपगहना चौराहे के पास सड़क दबने से पापड़ की, आपको बता दें, सड़क की पपड़ी उखड़ते दिखाई दे रही है। वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। ग्रामीणों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद बड़े ईमानदार हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग पीलीभीत के कर्मचारियों की मिली भगत से ठेकेदार अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उगड़ रही सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ईट गांव से बमरोली रोड CRF योजना के अंतर्गत स्वीकृत है और इस पर RH कंस्ट्रक्शन ठेकेदार द्वारा कार्य चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया है। कार्य कराए हुए लगभग 1 साल हो गया है, तो कुछ कमियां हैं कार्य में, उसके लिए ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है। शीघ्र ही इसकी मरम्मत करा दी जाएगी। कितनी लंबाई है रोड की? रोड की 11 किलोमीटर लंबाई है टोटल। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।